मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर एक बार आपके सामने यह एमसीक्यू लाया हूँ। जो ये जो वाले एमसीक्यू है वो पहले वाले जो एमसीक्यू है उनसे डिफरेंट है। इसलिए आपको एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एमसीक्यू भी देखना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एमसीक्यू है वो डिफरेंट एमसीक्यू है। सो लेट्स बिगिन। आई विल नॉट टेक योर टू मच टाइम एंड कम टू द पॉइंट। सो इनकम टैक्स एक्ट वाज पास इन द ईयर। कौन से साल इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ था? वो 1961 में उसे पास किया गया था। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो क्या है? वो एक कंपनी है। फिर जो आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, डैश इज एन आर्टिफिशियल पर्सन रजिस्टर अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। Company is an artificial person registered under Indian Companies Act 1956. Which one of the following taxes is not levied by the state government? स्टेट गवर्नमेंट इनमें से कौन सा टैक्स नहीं लगाती? ना एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट और प्रोफेशनल ये चीजें ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाती है। इनमें से भी नहीं आएगा। नन ऑफ दी नॉट लेविड। द फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। अब ये काफी पास में चलेगा। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला जब ब्रिटिश इंडिया थी, जब ब्रिटिश इंडिया में जब था, तो ब्रिटिश इंडिया में पहला इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1860 में आया था। और उसके जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, सर जेम्स विल्सन बोल के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो 1860 की बात करते हैं हम। पहला इनकम टैक्स एक्ट बना था। तो कुछ तो भी आर्टिकल वो है, लेकिन उसमें डीप में हम नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एपेक्स बॉडी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज। एपेक्स बॉडी कौन सी? इसमें जो एपेक्स बॉडी होती है, हर इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन में एपेक्स बॉडी होती है। वैसे इनकम टैक्स में भी सीबीडीटी को एपेक्स बॉडी बोलकर कहा जाता है। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम मिल रही है या इंडिया में रिसीव्ड हो रही है। और इनटू ब्रैकेट विचएवर वेदर एक्यूर्ड इन और आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल। जो भी बंदा है, जो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनल रेसिडेंट है, इन बंदों की जो भी इनकम मिल रही है वो यहाँ पे टैक्सेबल होगी एज पर इनकम टैक्स ऑफ एक्ट इंडिया के हिसाब से। इनकम टैक्स एक्ट विच इज स्टिल इन फोर्स इन इंडिया वाज इन फोर्स इन। जो अभी भी इनकम टैक्स है वो कब लागू हुआ? तो 1961 में लागू हुआ था। यहाँ पे एक एग्जांपल दिए उन्होंने। मिस्टर एक्स हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस फ्रॉम फर्स्ट September 2016 and does not have any other source of income. First previous year will start. मतलब उसका पहला प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट होगा? ऑब्वियसली जब स्टार्ट करता है वही उसका प्रीवियस ईयर होता है। और वैसे भी उसने 1 अप्रैल से बाद में स्टार्ट किया, मतलब 1 मार्च को स्टार्ट किया है। तो उसका प्रीवियस ईयर अगले साल में 2017 में जब हम उसका असेस करेंगे, उसका प्रीवियस ईयर 1 सितंबर 2016 कंसिडर करेंगे। अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, असेसी कौन होगा? असेसी कौन होगा? असेसी किसे कहेंगे हम? बाय हुम एनी टैक्स और अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल। ऐसा कोई बंदा है जो टैक्स भर रहा है या भरने वाला है या पेएबल है। बाय हुम एनी प्रीसीडिंग अंडर द इनकम टैक्स हैज बीन टेकन, हुम इज डीम्ड टू बी एन असेसी डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो ये तीनों कैटेगरी में अगर आता है तो उन सबको हम असेसी के पर्सन में असेसी कहा जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस एचआरए जो होता है अंडर द सैलरी हेड ऑफ इनकम टैक्स इज गिवन बाय, कौन से सेक्शन में मिलता है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A में हमें मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जम्प्टेड अंडर, सैलरीड पर्सन होते हैं उन्हें चिल्ड्रन एजुकेशन मिलता है, अप टू चिल्ड्रन के लिए मिलता है। पेंशन क्या है? पेंशन इज अंडर द सैलरी हेड। तो क्या होगा? जो पेंशन मिलता है सैलरी हेड के अंडर में, वो सैलरी हेड में मिलता है तो वो फुली टैक्सेबल रहेगा। देखेंगे हम कैसा है, क्योंकि ये कभी कई जगह हमें पेंशन जो है नॉट टैक्सेबल रहता है, लेकिन यहाँ पे जो बता रहा है वो फुली टैक्सेबल बता रहा है। सैलरी रेम्युनरेशन और कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर इज टैक्सेबल अंडर द हेड। मैंने पहले भी आपको बताया ऐसे एग्जांपल में कई बार कि अगर कोई कंपनी है, कंपनी में हम अगर कोई पार्टनरशिप करते हैं और ऐसे कंपनी से हमें सैलरी रेम्युनरेशन कंपनसेशन जो भी मिलता है वो हम कौन से हेड में लेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में हम उसे कंसिडर करेंगे। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी इज फुल्ली एग्जम्प्टेड। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी बेनिफिट मिलता है या किसी के डेथ पे मिलता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उन्हें मिलता है, वो क्या होता है? वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है।
Under Section 15 of the Income Tax Act, salary due in previous years and even if it is not received, not taxable रहेगा. Under Section जो 15 है, जो सैलरी मतलब ड्यू तो हुआ है और अभी तक उसे बंदे को मिला नहीं है, पिछले साल ड्यू हुआ है अभी तक मिला नहीं है, ऐसे तो हम टैक्सेबल कैसे कंसिडर करेंगे जब मिला ही नहीं है. तो प्रोविडेंट फंड एक्ट कब का है? तो 1932 का प्रोविडेंट फंड एक्ट पास हुआ था. एंड फ्री अकोमोडेशन गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर. क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि कोई एम्प्लॉयर होता है, उस एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयर क्या करता है, रहने के लिए घर, गाड़ी या कुछ ऐसी चीजें देता है, तो उसे परक्यूजिट्स की कैटेगरी में हम रखते हैं. पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट फोर्स किया गया था, इनटू फोर्स में आया था 1972 में. ग्रेच्युटी एक्ट फोर्स में आया था. एंटरटेनमेंट अलाउंस इज एप्लीकेबल टू, तो जो भी एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है. स्टैंडर्ड रेंट इज द रेंट फिक्स्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट. जो रेंट कंट्रोल एक्ट है उसमें स्टैंडर्ड रेंट फिक्स्ड रेंट होता है. नेक्स्ट जो है एक्सेप्टेड रेंट कैन बी डिटरमाइन इन द फॉलोइंग वे. जो एक्सपेक्टेड रेंट है मतलब जो उसे हम मराठी में या अंदाजित रेंट जो होता है वो कैन बी डिटरमाइन इन द फॉलोइंग वे. कैटेगरी में से विच एवर इज हायर उसे कंसिडर करेंगे, या तो म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट और या तो स्टैंडर्ड रेंट. ये तीनों में से जो हायर होगा उसको हम उसमें कंसिडर करेंगे. अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बेसिस ऑफ चार्ज इज द, कौन से बेसिस पे चार्ज होता है? जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो एनुअली वैल्यू कितना निकलता है उसका, उसके ऊपर बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी होता है. फिर और एक बार यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे मिस्टर राम है, उसका खुद का घर है, ही लेंट, उसने लक्ष्मण को 10,000 भाड़े से दिया है और लक्ष्मण ने उसे क्या किया है, और किसी और मारुति को क्या किया है, 20,000 भाड़े से उसे घर दिया है. जो राम का जो इनकम है, राम को जो मिल रहा है, मतलब राम क्या उसका ओरिजिनल ओनर है प्रॉपर्टी का, उसका जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैटेगरी में आएगा. ऐसा और एक एग्जांपल से नीचे है, वही एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि जो लक्ष्मण है, मतलब राम ने लक्ष्मण को घर भाड़े पे दिया और लक्ष्मण ने वो किसी और मारुति को घर भाड़े पे दिया. जो लक्ष्मण की जो इनकम है वो कौन सी कैटेगरी में हम उसे कंसिडर करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में हम उसे कंसिडर करेंगे. एक और एक क्वेश्चन बनता है, देख लीजिए. डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज अलाउड अंडर सेक्शन 24. जो डिडक्शन है वो कौन से एनुअल वैल्यू का जो है, एनुअल वैल्यू इज अलाउड अंडर सेक्शन 24. 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड अंडर ऑन एनुअल वैल्यू. For computation of a gross annual income, for computation of a gross annual value, if actual rent is more than expected rent, then we select the actual rent. वही बताया गया इसमें कि अगर दोनों में से जो ज्यादा होगा तो हम तब क्या करते हैं, एक्चुअल रेंट को ही कंसिडर करते हैं. अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज चार्ज ऑन रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द मशीनरी. मतलब कैसा है, मशीनरी जितनी पुरानी हो जाएंगी उसके ऊपर उसका डेप्रिसिएशन वैसा ही डाउन होते जाएगा या तो कम होते जाएगा. इनकम चार्जेबल अंडर द हेड, इनकम अंडर द हेड मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इज कवर्ड, वो सेक्शन 28 में आता है. द ट्रांसफर ऑफ ओल्ड मूवेबल असेट विल बी टैक्स फ्री इफ इट इज यूज फॉर. अगर हम इसमें यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कि मोटर बाइक है और वो 10 साल से ज्यादा यूज हो रही है और वो मूवेबल असेट है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर की जा सकती है, तो ऐसे इंसान को टैक्स फ्री, जब वो बेचता है तो उसे टैक्स फ्री कंसिडर किया जाता है. जब आप कोई गाड़ी बेचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसे समय. डैश आर नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम. अभी एग्रीकल्चर इनकम मैंने पहले बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है, कि अगर एग्रीकल्चर इनकम पे खुद बंदा काम कर रहा है तो उस एग्रीकल्चर इनकम को हम एग्जाम करते हैं. और एग्रीकल्चर इनकम जो है वो स्टेट लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगाता है. जो स्टेट लगाता है तो वो किन चीजों पे एग्रीकल्चर इनकम पे लगाता है, उनमें कुछ एग्जांपल है, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, इनकम फ्रॉम बी हेविंग, परचेस ऑफ अ स्टैंडिंग क्रॉप. इन चीजों पे इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ट्रीट किया जाता है. सेक्शन 45 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज रिलेटेड टू कैपिटल गेन से रिलेटेड है. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट, वो जो लॉन्ग टर्म है वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में उसको सेट ऑफ किया जाएगा. यहाँ पे बताया है कि लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस. स्पेकुलेशन बिजनेस मतलब जो बिजनेस कंफर्म नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, फिक्स नहीं है, स्पेकुलेट होता है, नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम एनी स्पेकुलेशन ऑफ बिजनेस. ऐसे को उसी इसमें हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, उसमें करते हैं
लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन बिजनेस, ये उसका आंसर है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U क्रॉस टोटल इनकम के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब उसका कहना क्या मतलब ये है कि अगर समझो हम डिडक्शन जो मिलता है किसी बंदे को, जैसे 80C to 80U तक हमें पता है 1.5 लाख तक उसे डिडक्शन मिलता है, लेकिन उसका जो डिडक्शन है वो ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। ये कुछ फॉर्मूला बताया गया है टीडीएस का। पेमेंट ऑफ एलआईसी प्रीमियम कैन बी क्लेम एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में। जो पेमेंट ऑफ एलआईसी कैन बी हम कहाँ करते हैं, 80C में करते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग मैंने बताया होगा शायद नहीं, पर अभी बताता हूँ। क्लबिंग क्या होता है, जब क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे ये तीनों की इनकम कंसिडर की जाती है, इन तीनों को क्लब किया जाता है। और क्लब भी कहाँ किया जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ में और बच्चा तीनों भी कमा रहे होंगे, अगर बच्चा मतलब कैसे, जैसे आजकल बड़े बड़े शो चल रहे हैं जैसे कि डांस इंडिया डांस या जो भी है, या कोई क्विज चलती है, तो ऐसे में अगर बच्चा कोई इनकम अर्न करता है तो ऐसे बच्चे की इनकम क्या करती है, मम्मी या डैडी की इनकम में ऐड की जाती है, उन्हें क्लबिंग किया जाता है। और ऐसे क्लबिंग को, अगर फादर की इनकम ज्यादा है तो फादर की इनकम में मम्मी की भी इनकम ऐड की जाती है और बच्चे की भी। और अगर मम्मी की इनकम ज्यादा है मदर की, उसमें दोनों की इनकम ऐड की जाती है, उसे हम क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं। इंक्लूजन ऑफ इनकम अदर पर्सन एसेस इनकम, ये बताया गया यहाँ। माइनर्स इनकम इज क्लब इन, माइनर्स की इनकम कहाँ क्लब होती है, फादर्स इनकम और मदर्स इनकम विच एवर इज ग्रेटर, जिसकी ज्यादा होंगी मैंने अभी बताया उसी में उसकी कंसिडर की जाती है। एज पर सेक्शन 207, dash not having any income from business or profession is not liable to pay advance tax। तो अगर ऐसा कोई बंदा है तो एडवांस टैक्स नहीं पे करेगा, अगर उसकी कोई इनकम नहीं, तो वो रेसिडेंट ऑफ सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनको एडवांस टैक्स भरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज चार्ज टू टैक्स dash of 20% आता है वो। जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्स चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 20%। यहाँ पे एक एग्जांपल बताया, मिस्टर शर्मा कंट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल पार्टी, ही कैन अवेल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। जो भी पॉलिटिकल पार्टी को हम डोनेशन करते हैं वो सेक्शन 80G में उसके अंडर में आता है डिडक्शन उसका। रेट ऑफ एजुकेशन सेस ऑन टोटल इनकम इज, अभी जो है 4% हो गया है एजुकेशन सेस जो है वो। सेक्शन 70 to 79 डील्स, किससे डील्स करता है, सेट अप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ जो लॉसेस होते हैं बिजनेस में, मोस्टली इनकम टैक्स में हमें उसका भी प्रावधान किया गया है। तो सेक्शन 70 to 79 जो डील करता है वो सेट अप एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस से करता है। इनकम फ्रॉम हॉर्स फॉल अंडर कैटेगरी, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में वो आता है। डिडक्शन कैन बी क्लेम फॉर अमाउंट डिपॉजिट अंडर सुकन्या समृद्धि योजना, या सुकन्या समृद्धि योजना भी कह सकते हैं, वो 80C में आता है। डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर स्टडीज फॉल अंडर, जो स्टडीज के लिए जो लोन लेते हैं हम, तो 80E के अंडर में आता है डिडक्शन। लास्ट क्वेश्चन, सीरीज तो जारी रहेगी लेकिन ये सीरीज का मतलब ये इसका लास्ट क्वेश्चन है वो। अमाउंट ऑफ टोटल इनकम इज राउंड ऑफ द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ। क्या होता है, ये राउंड ऑफ बोल के भी एक कंसेप्ट होती है इनकम टैक्स में। जब जैसे कि 8.5 रुपए हो रहे हैं या 8.5 रुपीज हो रहे हैं या 7.5 रुपीज हो रहे हैं, ऐसे रुपीज को हम क्या करते हैं, जब टैक्स भरते समय तो 8.5 न पकड़ते उसे रुपीज कंसिडर करते हैं। जैसे हम अगर पकड़ेंगे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर कोई बंदा है जिसको अगर समझो 12,997 रुपीज अगर उसका बन रहा है टोल टैक्स, बंदा क्या करेगा, 1200 के बदले क्या करेगा, वो 1300 उसे कंसिडर किया जाएगा। समझ सकते हो एग्जाम्पल को कैसे मैंने बताया आपको। तो मोस्ट एक बार आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू वेरी मच।